राजस्थान के घर में राजस्थान और गुजरात का मैच हुआ। मैं ये बात कहते कहते थक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये विकेट किसी भी तरह का हो, टॉस जीत के कप्तान बैटिंग क्यों कर लेते हैं। और राजस्थान का तो ये होम ग्राउंड है। राजस्थान को अच्छी तरह पता है उन्होंने विकेट क्या बनाया है। शायद उन्होंने ये सोचा कि विकेट, चूंकि स्पिनिंग उन्होंने बनाया है तो वो पहली उनकी बैटिंग करने में हेल्प करेगा, क्योंकि पहले विकेट अच्छा खेलेगा और बाद में ये और स्लो हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि कोई भी माई का लाल इस दुनिया में विकेट का बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है आज तक। बाद में गुजरात ने जिस तरह से बैटिंग की उसको देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये विकेट कभी स्पिन के बारे में कोई सोच भी सकता है। इस विकेट के बारे में संजू सैमसन ने बैटिंग ले ली और उसके बाद क्या हुआ उनका हाल। बटलर का तो देखिए, बटलर की तो अच्छी तरह से पोल खुल चुकी है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे उल्टा ये हुआ कि जब ये बैटिंग करने आए तो विकेट उतना अच्छा नहीं खेल रहा था। बटलर की तो ऐसी पोल खुली है कि जहां पे विकेट में कुछ होता है तो बटलर को डांस करते हुए देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अदरवाइज इस लठैत को दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन कहते हुए जब मैं लोगों को सुनता हूं ना, तो मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि बैटिंग से स्किल और आर्ट ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जो ये इस तरह की ये जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनते हैं, जिन पे बटलर जैसे पागल लोग आके बल्ला घुमा के और अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 में काउंट करवाते हैं, ये बैटिंग के लिए बहुत ही खराब है। जहां विकेट में कुछ होता है, जहां बॉलर को कुछ हेल्प मिलती है, बटलर को डांस करते हुए देखने में मुझे बहुत मजा आता है। बटलर ही क्या, इस तरह के सारे लठेतों को जब ये इनको समझ में नहीं आता और इनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही होती हैं, तब देख के मुझे जो दिली खुशी होती है वो एक्चुअली मुझे बॉलर्स के लिए होती है। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो वो बॉलर्स जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे बिल्कुल असहाय दिखते हैं, जब ये आके बैट्समैन को नचाते हैं, उससे ज्यादा अच्छी साइड कुछ होती नहीं है। बहुत मजा आया मुझे। बटलर आज फिर सस्ते में आउट हुआ और संजू सैमसन ने जरूर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसके अलावा अच्छा, जबकि आप ये देखिए कि शुरू के 7 ओवर में इनके 63 रन थे, मतलब अच्छे खासे इन्होंने स्ट्राइक रेट पे रन बना रहे थे। अब यशस्वी जायसवाल का आप केस देखिए, इतनी अच्छी बैटिंग करता है, सब कुछ डोमेस्टिक में हजारों रन बना दिए, सब कुछ कर दिया, आईपीएल में इस बार छाया हुआ है, लेकिन देखिए क्रिकेटिंग सेंस की कितनी ज्यादा कमी है। जब संजू सैमसन ने पॉइंट पे वो शॉट मारा और संजू सैमसन ने 2-3 कदम आगे बढ़ाए, इसका मतलब ये नहीं था कि संजू सैमसन ने उसको कॉल किया है रन के लिए, लेकिन नॉन स्ट्राइकर से ये पागलों की तरह भाग पड़ा। जब भी कभी बैट्समैन कोई शॉट मारता है तो वो 2-3 कदम आगे तो एंटिसिपेशन में इसलिए जाता है कि अगर बॉल फील्डर को क्रॉस कर गई तो मैं रन लूंगा, या फिर अगर मिसफील्ड होके थोड़ा दूर जाती है तो रन बन सकता है, उसके लिए वो 2-3 कदम तो आगे आता है। लेकिन ये कभी भी सिंगल के लिए इन्विटेशन नहीं होता है। ये यशस्वी जायसवाल को कौन समझाएगा? इतना क्रिकेट खेलने के बाद इतनी अकल नहीं है कि अगर बैट्समैन ने शॉट मारा और वो फील्डर के हाथ में जा रही है बॉल, तो आपको वेट करना है जब तक कि वो फील्डर को क्रॉस न कर जाए या फील्डर से मिसफील्ड ना हो जाए। लेकिन ये तो पागल वहीं पहुंच गया, स्ट्राइकर एंड पे ही पहुंच गया, फिर उसके बाद तो उसको रन आउट होना ही था। मतलब ये तो बहुत ही बेसिक क्रिकेटिंग सेंस की कमी है। जायसवाल को ये सीखना पड़ेगा। और रनिंग बिटवीन और इस तरह की कॉलिंग में ये बहुत ही प्रिसाइज चीजें होती है, ये बहुत ही अनरिटन चीजें हैं। जिसने क्रिकेट खेला है, जिसने बहुत लंबा क्रिकेट खेला है, उसको ये सारी चीजें मालूम होती है और मालूम होना चाहिए। आपके सिर्फ बैटिंग कर लेने से कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि वहां आप अकेले बैटिंग नहीं करते हैं, वहां पे आपका एक पार्टनर भी होता है। और रन बनाने में, पार्टनरशिप्स करने में कॉलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये यशस्वी जायसवाल को समझना चाहिए, और नहीं तो कोच उसको समझाए कि इस सिचुएशन में उसकी क्या गलती थी। 100% उसी की गलती थी। संजू सैमसन ने कभी भी उसको इन्वाइट नहीं किया रन लेने के लिए। उसको वेट करना चाहिए था जब फील्डर से क्रॉस हो जाए बॉल या उससे मिसफील्ड हो। खैर, इसके बाद तो बिल्कुल झड़ी लग गई और राशिद खान तो बिल्कुल टूट पड़ा वो बैट्समैन के ऊपर। ध्रुव जोरेल क्या और शिवनाथ हेटमायर क्या और रियान पराग पहलवान, पता नहीं कब से वो आईपीएल की टीम में राजस्थान में घूम रहा है। मैं तो सीरियसली पहले भी कह चुका हूं कि मुझे लगता है कि राजस्थान के ओनर्स के साथ उसकी कोई रिश्तेदारी है। अदरवाइज उससे अच्छे कम से कम 1 लाख क्रिकेटर यहाँ इंडिया में पड़े होंगे। बहुत सीरियसली ढूंढने की जरूरत है। इसका तो एटीट्यूड भी ठीक नहीं है जैसी कि रिपोर्ट्स आती हैं, और इसने अगर बहुत सीरियसली अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया एटीट्यूड वाइज और गेम वाइज, तो इसका करियर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा या ये रणजी लेवल पे ही रह जाएगा।
राजस्थान तो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 17 ओवर और 5 बॉल में 118 रन पे ऑल आउट ही हो गए ये लोग। वहां नूर अहमद ने 2 विकेट ले लिए। नूर अहमद की बॉल किसी को समझ में ही नहीं आ रही थी। देवदत्त पडिक्कल को समझना चाहिए कि उसे ये स्पिन खेलना सीखना पड़ेगा। क्या क्या बताया जा सकता है इंडियंस की स्पिनर्स के आगे ये हालत देख के। मुझे ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो होने वाला है इसमें बहुत सीरियस मुझे डाउट्स हैं इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में। ये लोग नहीं झेल पाएंगे और पूरे दुनिया को पता चल गया है इंडियन बैट्समैन की वीकनेस स्पिनर्स के सामने। तो इनकी वर्ल्ड कप में अच्छी खासी हालत खराब होने वाली है। हमारा सेमीफाइनल में पहुंचना ही मुझे तो डाउटफुल लगता है। पहले भी अपने एक वीडियो में कह चुका हूं कि 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान ये तीनों से मैच जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इनको जीतना, कि वो अपनी स्पिनर्स को भर के लेके आएंगे अपनी टीम में। और अब तो मुझे लगता है अफगानिस्तान से इनको प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं, क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, वहां ये अपनी मर्जी के विकेट नहीं बना सकते। और फिर ड्यू और टॉस, वो बहुत ही भगवान ही मालिक है क्या होने वाला है। खैर चलिए, इस मैच की हम बात आगे करते हैं। गुजरात जब रिप्लाई करने के लिए आया बैटिंग में तो शुभमन गिल और साहा बहुत ही संभल के खेल रहे थे शुरू में। शुभमन गिल ने तो 36 बॉलों में 35 रन बनाए और वो आउट हो गया। और वो पिछले कुछ मैचेस में ऐसा ही हो रहा है, वो थोड़ा सा देखिए वो ऑफ कलर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़े बहुत रन बना रहा है। लेकिन वो 100 की स्ट्राइक रेट तो अब T20 में कुछ भी नहीं है। हालांकि आज का मैच तो स्कोर कुछ करना ही नहीं था, इनको 119 रन बनाने थे जीतने के लिए। और साहा ने जरूर बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन कुल मिला के ये कोई बहुत ज्यादा मार पिटाई कर नहीं पाए। अल्टीमेटली 10वें ओवर में 71 रन पे शुभमन गिल आउट हुआ और उसके बाद हार्दिक पांड्या आया। तो हार्दिक पांड्या ने तो जादू के डंडे की तरह अपना बल्ला घुमाया, 9 बॉल में 35 रन ठोक दिए। एडम जंपा के एक ही ओवर में 2 चौके 2 छक्के मार दिए उसने। तो उसने अपना इंटेंट पहले ही क्लियर किया। शायद वो अपने पिछले मैच की गलती सुधारना चाह रहा था, जहां उसने 59 रन बनाए थे और फिर भी ये लोग हार गए थे LSG से, या किससे, दिल्ली से हारे थे ये लोग। और आज के मैच में शायद उसने उसी का बदला लिया है, या अपने सॉरी कहने का उसका एक तरीका था अपनी टीम को और अपने फैंस को और अपने फ्रेंचाइज ओनर्स को भी। तो आज उसने वो चांस ले लिया। और ये छोटे मैचेस ऐसा होता है कि आपकी नेट रन रेट इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत ड्रास्टिकली अपनी नेट रन रेट इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन कप्तान को यह सोचना भी चाहिए। हार्दिक पांड्या ने आज बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्दी मैच खत्म कर दिया है इन्होंने। तो 6 ओवर रहते हुए मैच खत्म करने से तो इनकी काफी इंप्रूव हो गई नेट रन रेट और 14 पॉइंट्स पे भी ये चले गए। और राजस्थान की हालत बहुत खराब हो गई। एक तो वो घर में मैच हार गए और अभी उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टॉस जीत के बैटिंग करने का तो डिसीजन मुझे लगता है कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली बात है। पता नहीं इनको कौन समझाएगा, कौन इनके कोचेज हैं, क्या है, किस तरह से इनके ओनर्स इनको झेलते इस तरह के गलत डिसीजंस के बाद। हाँ, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से एडम जंपा की धुनाई की है, मुझे बहुत खुशी होगी यार वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या एडम जंपा की या किसी और स्पिनर की इस तरह से धुलाई करे। आप लोगों ने पता नहीं ऑब्जर्व किया या नहीं किया, हार्दिक पांड्या जब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और जब IPL में अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। बात मैंने तो ऑब्जर्व की है, पता नहीं आप लोगों में से किसी ने की या नहीं की है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से वो IPL में खेलता है उस तरह से इंटरनेशनल मैचेस में भी परफॉर्म करे। समझदारों को इशारा काफी है। मैच तो हो गया खत्म। अब कल के 2 मजेदार मैचेस हैं, चेन्नई और मुंबई का, जो कि चेन्नई में है। तो इसमें देखना है कि अब मुंबई कैसे बचती है। मुंबई आए अपने लठैतों के साथ और देखते हैं धोनी क्या करता है उनके साथ। तो मुझे तो उम्मीद है कि CSK कल मुंबई को अच्छी खासी पटखनी देने वाली है और देखते हैं मुंबई के वो 8 फुटे पहलवान क्या करते हैं। और दूसरा मैच दिल्ली में RCB और इसका है दिल्ली का। तो पहले मैच में तो दिल्ली को हरा दिया था इन्होंने और बहुत सूरमा बने थे ये लोग RCB वाले दिल्ली को हराने के बाद। आप देखते हैं दिल्ली किस तरह से बदला लेती है। मुझे लगता है कि कल दिल्ली अच्छी खासी भारी पड़ने वाली है RCB के ऊपर, क्योंकि ये वही करने वाले हैं जो बाकी टीमें करना शुरू कर चुकी हैं RCB के अगेंस्ट, स्पिनर्स को लगाना। तो इनके 3 बैट्समैन अगर पकड़ाई में आ गए RCB के, तो दिल्ली बहुत भारी पड़ सकती है। हालांकि दिल्ली को अपनी बैटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, उनके यहाँ तो बैटिंग में कोई चल ही नहीं रहा है। देखते हैं कल क्या होता है दोनों मैचेस में। मिलेंगे मैचेस के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट।